वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो लेट्स बिगिन। जो कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन है 2020, वो लगभग जो 44 जो लेबर लॉज हैं अलग अलग तरह के, उनको कंसोलिडेट करता है, जिनमें से 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इनको भी समाहित करता है अपने अंदर। दरअसल इन सारे कोड्स का एक ही मकसद है कि इन्हें सिंप्लीफाई किया जाए। सारे जो लेबर कोड्स हैं उनको एक कोड के अंदर उन्हें इंडस्ट्रियल पीस इस्टेब्लिशमेंट लेकर आ जाए। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इन जो इंटरेस्ट है उनको भी सेफगार्ड किया जाए इसके ज़रिए। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के कोड के कुछ डिफरेंसेस, और इन्हें समझने के लिए हम लोग प्रीवियस एक्ट और इस कोड के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें समझेंगे, ताकि ठीक से समझ में आए कि आखिर क्या बदलाव हुए हैं इस कोड को लाने से, जो पिछले एक्ट्स में नहीं थे। तो अब हम देखेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं इस कोड के अंदर। सबसे बड़ा जो फीचर तो यही है कि जो पुराने जो लॉज थे अलग अलग डिफरेंट तरीके के, उन सबको इस कोड ने कंसिडरेट कर दिया है, यानी कि अब एक ही कोड में आ गए हैं सब लोग। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। दूसरा जो लीगल फ्रेमवर्क है इसके अंदर, जैसे पहले हमने जो 3 सेपरेट लॉज देखे थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि अलग अलग थे, अलग अलग ट्रेड यूनियंस थी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अलग थी, और एक कॉम्प्लेक्स वेब बन गया था पिछली बार कि इन लॉज की वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अंदर उससे ठीक से ना तो ये एक तो इम्प्लीमेंट हो पा रहे थे, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, और जिस पर्पस के लिए ये बनाया जा रहा था वो मॉडर्न ज़माने में ये इनका जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा था। उससे निपटने के लिए ये आज के समय को इस कोड ने इन पुराने प्रीवियस एक्ट्स को कोडिफाई कर दिया, एक यूनिफाइड सिंगल कोड लेकर आ गया है, जिसका मकसद ये है कि जो कंपनीज हैं वो ठीक से कंप्लाई कर पाए, जो वर्कर्स हैं वो अपने राइट्स को ठीक से समझ पाए। इसी के साथ ही जो स्ट्राइक्स और लॉकआउट के रूल्स हैं उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले जो स्ट्राइक्स और लॉकआउट के रूल्स हैं वो पहले पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के ऊपर ही लागू हुआ करते थे, चाहे रेलवे हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, राशन हो, प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हो, इस तरह के ऊपर ही ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा मिला है, उनको ही स्ट्राइक या लॉकआउट के रूल्स लागू होते थे। यानी कि किस तरह से कि अगर कोई ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पर जा रही है तो उसे कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही नोटिस देगा वो 14 दिन तक ना तो कोई स्ट्राइक कर सकते हैं, ना को छुट्टी पर जा सकते हैं। वो सब कुछ 14 दिन के बाद ही शुरू होगा। इसी को नोटिस पीरियड कहा जाता है। अब इस कोड के अंदर क्या गया कि 14 दिन की जो कंडीशन है वो बरकरार रखी गई है नोटिस पीरियड की। लेकिन जहाँ पहले ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के ऊपर लागू हुआ करता था, आज के समय इस कंडीशन को सभी तरह के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लागू कर दिया, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या यूटिलिटी सर्विस हो। अब हर कोई 14 दिन की नोटिस पीरियड देना पड़ेगा हर ट्रेड यूनियन को। अगर वो कुछ भी स्ट्राइक करता है या एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है, क्लोजर करता है, उसको भी नोटिस देना पड़ेगा। वो भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। 14 दिन का नोटिस पीरियड अब अनिवार्य हो गया हर तरह की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। इसी के साथ ही एक कॉन्सेप्ट है फ्लैश स्ट्राइक का। आपने फ्लैश मॉब तो सुना ही होगा, या फ्लैश फ्लड सुना होगा कि अचानक से हो जाने वाली बारिश या अचानक से भीड़ आ जाती है, जो फ्लैश मॉब कहते हैं। इसी तरह से फ्लैश स्ट्राइक की किसी घटना की वजह से पूरी की पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो वर्कर्स है वो अचानक से स्ट्राइक पर चले गए किसी हादसे की वजह से या मैनेजमेंट की झगड़े की वजह से, तो उसे फ्लैश स्ट्राइक आ गया है। तो अब इस तरह की जो फ्लैश स्ट्राइक्स होती हैं, जो अचानक से उन्होंने स्ट्राइक है, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया पूरी तरीके से। अब उनको भी 14 दिन का नोटिस पीरियड फॉलो करना पड़ेगा, तभी अब वो जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके साथ जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। हम सब जानते हैं कि जो आज के समय जो एग्जिस्टिंग लॉज चल रहे हैं उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कई तरह की ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं। मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होती हैं, मल्टीपल उनके इंटरेस्ट होते हैं। कोई कांग्रेस से एफिलेटेड है, कोई बीजेपी से है, कोई सीपीआई से है। ये इन सब के अलग अलग इंटरेस्ट हैं और ये अपने अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से डिवाइडेड भी हैं। तो ये कैसे जो एम्प्लॉई है
उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनकी कंडीशंस है, वो कैसे एम्प्लॉयर के सामने रख सकती हैं। तो इसी वजह से इस कोड के अंदर इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए सिंगल कोड यानी कि सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बना दी गई, यानी कि एक सिंगल यूनिफाइड यूनियन होगी। उसकी कंडीशन क्या है, जो सीधे एम्प्लॉयर से बात करेगी, उनके सामने कंडीशन रखेगी और बार्गेनिंग करेगी उनके सामने। जैसे इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक पहले तो जो था कि कोई भी ट्रेड यूनियन जाकर जिसके अंदर ग्रीवेंसेस थे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग कर सकती थी। लेकिन आज के समय इस कोड के मुताबिक वो ट्रेड यूनियन जिसके पास 51% या उससे भी ज़्यादा वर्कर उस यूनियन के मेंबर होंगे, वही जाकर अपने एम्प्लॉयर से कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती है और अपनी शर्तें, अपनी कंडीशन और अपने ग्रीवेंसेस और उनकी डिमांड्स एम्प्लॉयर के सामने रख सकती है। मान लीजिए अगर कोई ट्रेड यूनियन 51% उसके पास है ही नहीं वर्कर, उसके मेंबर्स ही नहीं है, तब ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में जो ट्रेड यूनियंस हैं, कम से कम दूसरी कंडीशन है कि अगर ऐसे में 51% का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तो जो जिस ट्रेड यूनियन में है या कोई भी ऐसी ट्रेड यूनियन है उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिसके पास कम से कम 20% मेंबरशिप हो, 20% कम से कम वर्कर हों, वो भी जाकर डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकती है अपने एम्प्लॉयर से। मान लीजिए कि 2-3 जो ट्रेड यूनियंस हैं उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन अंदर, और उनके सबके अंदर 20-20% लोग हैं, तो तीनों जाकर भी डायरेक्टली एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें भी एक मिलकर एक सिंगल यूनिट बनानी पड़ेगी अपने टीम, और उन मिलकर एक जो डिमांड है रखनी पड़ेगी, ये नहीं कि कोई अलग अलग जा रहे हैं। यहाँ पर भी उन्हें सिंगल यूनिफाइड करने की का कोड में प्रावधान किया है कि ये सारी अगर एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट में 20% से ज़्यादा मेंबर्स है, तो वो भी एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर तैयार करें और तब जाकर वो नेगोशिएट करें एम्प्लॉयर से। अब है ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। पुराने लॉज में या जो अभी भी एग्जिस्टिंग लॉज चल रहे हैं उसमें कहा गया है कि कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर को अगर किसी तरह से रिट्रेंचमेंट करना है, यानी छटनी करनी है, ले ऑफ यानी नौकरी से निकालना है, या क्लोजर या बंद करनी है अपनी यूनिट को, तो जो एम्प्लॉयर है उसको कम से कम गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी ऐसा करने के लिए। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 100 से या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, अगर इनमें से किसी के साथ भी ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा है एम्प्लॉयर को, तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के वो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। आज के समय को इस कोड ने इस थ्रेशोल्ड को, जो 100 का थ्रेशोल्ड था वर्कर्स का, बढ़ाकर 300 कर दिया है। अब 300 कर दिए गए तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो मिड साइज़ कंपनियाँ हैं या छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। या फिर कह सकते हैं जो आज के समय स्टार्टअप्स हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो छोटे-छोटे वर्कर्स को ही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहाँ 100 काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, तो अब उनके लिए आसानी हो जाएगी वर्कर्स को रखना, निकालना, छँटनी करना या अपनी यूनिट को बंद कर देना। इसी के साथ एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर जिसमें भी बताया गया है कि जहाँ पर भी 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, वहाँ पर वो स्टैंडिंग ऑर्डर लेना ज़रूरी है, बनवाना ज़रूरी है लेबर कमिश्नर के पास जाकर। पहले तो खुद बनाएँगे, उसकी कंडीशन लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स रेगुलेशन उस इंडस्ट्री को, फिर जो एम्प्लॉयर है उस स्टैंडिंग ऑर्डर को लेबर कमिश्नर के पास भेजेगा परमिशन के लिए। आज के समय जो एम्प्लॉयर है इस नए कोड के मुताबिक अब उसे 300 वर्कर्स की कर दिया गया है कि अगर उसके पास 300 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तभी वो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा और तभी वो लेबर कमिश्नर के पास भेजेगा उस स्टैंडिंग ऑर्डर को वेरीफाई करवाने के लिए या उसकी परमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल की। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो पहले काफ़ी वेग हुआ करता था और उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर 50 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो एक ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी बनाएगी और वो अथॉरिटी उनकी ग्रीवेंसेस को सेटल करेगी। आज के समय जो कोड बनाया गया है उस कोड के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर भी 20 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उन्हें एक मैंडेटरी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी यानी कि रिड्रेसल कमेटी बनानी ही पड़ेगी उन वर्कर्स के लिए। साथ ही
वर्कर्स को भी ये अलाउ किया गया कि वो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है। तो अगर किसी तरह किसी जस्टिस कमेटी उनकी जो समस्या को निर्धारित नहीं कर पाती है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सके ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि मान लीजिए किसी तरह का अगर कंसलिएशन हो रहा है, किसी तरह के कंसलिएशन चल रहा है अगर वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, तो कम से कम 45 दिन के बाद ही वो वर्कर ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, उससे पहले वो नहीं जा सकता। इसी का था रीस्किलिंग फंड। पहले जो आज के समय एक्सिस्टिंग लॉज हैं वहाँ पर रीस्किलिंग फंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस कोड के अंदर रीस्किलिंग फंड जोड़ा गया है। अभी क्या होता है, ये है वो वर्कर्स जैसे नाम से पता चल रहा है इसके रीस्किलिंग कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता है, तो जब वो नौकरी से निकालता है तो उसकी कंडीशन है कि कम से कम जितने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, मान लीजिए इसे एक एम्प्लॉय को निकाला तो उसकी 15 दिन की वेजेस जितनी भी बनती थी वो वर्कर री स्किलिंग फंड में डालेगा। ये फंड प्रोवाइड करेगा उस वर्कर को ताकि वो नई स्किल सीख सके, नया हुनर सीख सके और अपने आप को अपग्रेड कर पाए नए ज़माने के हिसाब से। तो ये पैसा उस वर्कर को मिलेगा ताकि अपने आप को वो नए वक्त के हिसाब से अपने ढाल सके और नई स्किल सीख पाए। ठीक है, ये इसमें कंडीशन है कि 15 दिन की वेजेस एम्प्लॉयर जो है वो सबमिट करेगा रीस्किलिंग फंड के अंदर। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर, वो देखते हैं। सबसे पहली है वर्कर की डेफिनेशन। यहाँ पर जो वर्कर की डेफिनेशन है उसे बहुत ब्रॉड कर दिया गया है आज के समय। अब इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड हो गए हैं, जैसे इसके अंदर अब स्किल्ड आ गए हैं, सेमी स्किल्ड लोग आ गए हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर भी आ गए हैं, सुपरवाइजर्स आ गए हैं, मैनेजर्स आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो लोग काम करते हैं, यानी इसे जो कुर्सी पर बैठे या डेस्क पर बैठ कर काम करने वाले वो लोग भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और कोई भी वर्कर जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उस वर्क को और वर्क को काम करने वाले वर्कर्स को, वो भी इसके अंदर अब आ गए हैं वर्कर्स की डेफिनेशन के अंदर। और गवर्नमेंट किसी तरह की वेजेस के थ्रू डिफाइन करती है, मान लीजिए किसी वर्कर्स को 18,000 या उससे कम सैलरी मिल रही है और उन्हें वो वर्कर की डेफिनेशन दे रही है, तो उसको भी सरकार वेजेस के अकॉर्डिंग वर्कर मान लेगी। दूसरी है, लेकिन ये राज्य सरकार या भारत सरकार अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से इसे नोटिफाई करेगी। उसके आते हैं स्ट्राइक। अब हड़ताल कैसे होगी, मान लीजिए पहले तो 20-25 लोग मिलकर भी हड़ताल पर चले जाया करते थे, आज के समय अब ये नहीं चलेगा। उन्हें कम से कम 50% या उससे ज़्यादा लोग अगर हड़ताल पर जाते हैं तभी उसे हड़ताल माना जाएगा, यानी छुट्टी पर चले जाते हैं तभी वो माने जाएंगे ये हड़ताल है। कम से कम 50% या उससे ज़्यादा। दरअसल ये रूल बनाने की वजह यही है कि जो 20-25 लोग चले जाते थे हड़ताल पर, उससे पूरा का पूरा जो यूनिट है सफ़र करता था। लेकिन उस सफरिंग को रोकने के लिए, उस काम को काम ना रुक जाए उस यूनिट के अंदर, उसे प्रिवेंट करने के लिए और एक हार्मनी बनी रहे उसके अंदर, ये रूल बनाया है कि कम से कम अब आज के समय 50 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी स्ट्राइक पर जाने के लिए। अगर वो 50 से ज़्यादा वर्कर नहीं है, 50% वर्कर नहीं है, तो वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते और वो गए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अभी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इसमें डिफाइन किए हैं, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी अब वो सुविधाएं मिलेंगी जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि उसे भी वेजेस मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ भी कुछ अलग अलग कंडीशंस जोड़ी गई हैं कि कैसे मिलेगी। लेकिन हाँ, ये पहली बार है कि एक टेम्प्रेरी वर्कर यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ रहा है उसको भी अब ग्रेजुटी मिल पाएगी, अलाउंसेस मिल पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके हिसाब जो इस कोड में लेके आई गई है। इसके साथ ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन दी गई है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो दो ही तरह की होती हैं, एक तो भारत सरकार है और दूसरी राज्य सरकारें हैं।
ठीक है। अब इसमें कहा गया कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनका क्या होगा। मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसने गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब उसके शेयर्स बेच दिए और अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है 50% से कम। मान लीजिए 20 या 25 या 26% कर दिया। तो ऐसे में जब वो प्राइवेटाइज कर रही है उस यूनिट को, लेकिन अभी भी कुछ स्टेक तो भारत सरकार के पास है, या तो तब क्या होगा। या फिर किसी राज्य सरकार अपनी कंपनी को प्राइवेटाइज कर रही है तो उसने भी अपना स्टेक घटाकर 26 27 28% कर दिया है, तो उस कंपनी के अंदर चलेगी किसकी, उन वर्कर्स का होगा क्या। तो ऐसे में कहा गया है कि इस तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का अगर स्टेक है, चाहे उसका स्टेक 50% से भी क्यों नीचे चला गया हो, तब भी उसकी जिम्मेदारी जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, और राज्य की है तो वहाँ राज्य सरकार की चलेगी उस पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर। ठीक है, चाहे उनका जो शेयर है 50% से ही क्यों ना कम हो जाए। मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।